आप सभी को डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, डीएनबी जनरल सर्जन, आप लोग सामने उपस्थित हूँ। काफी समय से मैं अपना ये चैनल चला रहा हूँ। चैनल के शुरुआती दौर पे मैंने डीएनबी के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। काफी लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं और काफी लोग इसके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड और एमडीएमएस, ये तीन हैं जो कि तीनों एक डिग्री प्रोग्राम है। मतलब दो हैं, एमडीएमएस एक तरफ रखिए, डीएनबी एक तरफ रखिए। जब भी हम काउंसलिंग में जाते हैं तो हमारे दिमाग में असमंजस जरूर बना रहता है कि हम क्या लें, डीएनबी लें कि एमडीएमएस लें। बहुत सारी भ्रांतियां आप लोगों के मन में रहती हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके मन में रहते हैं। आप लोग यहाँ वहाँ यूट्यूब टटोलते हैं, आप लोग यहाँ वहाँ लोगों से पूछते हैं और फिर नतीजा ये होता है कि कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप डीएनबी की सीट लेना चाहते हैं तो आप किन किन बातों का ख्याल रखिए, और अगर आप डीएनबी कर रहे हैं तो कैसे सक्सेसफुली आप अपनी डीएनबी को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो कि आपको ज्यादा लोगों को पता रहता है कि ये डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक डिग्री है। दूसरी तरफ जो एमडीएमएस डिग्री है वो यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री है। एनबीई एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको फुली ऑथराइज किया गया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड की डिग्री देता है। ये स्पेशलिटी में देता है, डिप्लोमास में देता है और सुपर स्पेशलिटी में देता है। तो अब पहले ये कंसेप्शन था, मिसकंसेप्शन का दुख था कि जो लोगों को एमडीएमएस नहीं मिलती है वही लोग डीएनबी लेते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मिथ्या है। आज बहुत से सारे टॉप रैंकर्स ऐसे हैं जो कि डीएनबी सीट को ऑप्ट करते हैं। अब ये डीएनबी सीट होती है वो किन किन जगहों पर की जाती है। डीएनबी सीट प्रमुखता जो प्राइवेट सेटअप के हॉस्पिटल्स हैं वो डीएनबी के लिए सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं और एनबी से रिकॉग्निशन पाने के बाद उनको डीएनबी की सीट्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा सीट्स नहीं मिलती हैं। हर हॉस्पिटल में 2 या 3 सीट्स एक स्पेशलिटी में रहती है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा कराई जाती है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। ये क्यों जरूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है वो भी अपने एमडीएमएस डिग्री के साथ डीएनबी की डिग्री कराते हैं। तो डीएनबी की डिग्री जो है वो गवर्नमेंट सेटअप से भी होती है और प्राइवेट सेटअप से भी होती है। पहले लोगों को इसको डीएनबी को लेकर के बहुत दिमाग में चलता रहा था, अरे डीएनबी की है, इसकी वैल्यू नहीं है और क्या करेंगे, एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। ये सब बातें दिमाग में हमेशा रहती है। आज की तारीख में पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप डीएनबी की सीट ऑप्ट करने वाले हैं तो आप किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। जो रूल्स हैं, करंट रूल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान में रख करके अगर आप डीएनबी की सीट अपनी चुनते हैं तो आप सक्सेसफुली इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे और आगे लाइफ में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आज का जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वो ये है, देखिए सीनियर रेजिडेंसी एक चीज है। आप एमडीएमएस की डिग्री जब करता है, कंप्लीट करता है आदमी, उसके बाद सीनियर रेजिडेंट बनता है। सीनियर रेजिडेंट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, जो लोग टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। जो टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए ये सीनियर रेजिडेंसी का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये एलिजिबिलिटी का, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई मतलब नहीं है। वो सीधा जाकर के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको कोई बात नहीं है। और एमडीएमएस के बिल्कुल 100% बराबर है डीएनबी की डिग्री, अगर आप अपना सेटअप खोल करके उसमें काम करना चाहते हैं। पर अगर आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एपी है, एसोसिएट है, प्रोफेसर, ये फैकल्टी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में ही होती है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो। तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखिए। जो प्रेजेंट क्राइटेरिया ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एमडीएमएस के बाद 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी होती है। ये उनके लिए है जो एमडीएमएस कर रहे हैं, वो भी 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। और सीनियर रेजिडेंट बनने के लिए जरूरी है कि आपकी एज 45 ईयर से कम हो। 45 ईयर से जो ऊपर है वो ना तो सीनियर रेजिडेंसी कर सकते हैं, एक बार जब वो सीनियर रेजिडेंसी नहीं कर सकते हैं तो आगे एपी कभी नहीं बन सकते हैं। आज का ये प्रेजेंट क्राइटेरिया है, आगे जाकर के ये चेंज हो सकता है, पर आज का ये है। अब डीएनबी के लिए क्राइटेरिया क्या है? जिन्होंने डीएनबी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से की है उनकी डिग्री एमडीएमएस के पूरे बराबर है, मतलब उनको भी
डीएनबी करने के बाद 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी है, जैसे कि एमडीएमएस वाले करते हैं। ओके, जिन्होंने ऐसी जगह से डीएनबी की है जहां पर 500 बेड से ज्यादा है पूरे स्पेशलिटी को मिला करके, तो वैसे लोगों की डिग्री भी एमडीएमएस के पूरे बराबर है, मतलब कि उनको भी केवल 1 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी है। तीसरे पे आ जाए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने वहां से डीएनबी की है जहां बेड 500 से कम है और 100 से ज्यादा है, 500 से कम है और 100 से ज्यादा है, उन लोगों को 1 एक्स्ट्रा ईयर की सीनियर रेजिडेंसी करनी है। मतलब कि जब वो डीएनबी कर लेंगे और एपी बनना चाहते हैं तो उनको 2 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने 100 बेड से नीचे से किया है, वो 100 बेड से नीचे वहां होते हैं जहां पर केवल एक या 2 स्पेशलिटी ही होती है, जहां पर किसी आई हॉस्पिटल है या ऑर्थो का ही हॉस्पिटल है, तो एक ही स्पेशलिटी वाले होते हैं। वहां से अगर किन्होंने डीएनबी की है तो उनको 2 साल की एक्स्ट्रा सीनियर रेजिडेंसी करनी है। मतलब एपी बनने के लिए 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करनी पड़ेगी, तब वो जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस मेन बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप जब काउंसलिंग में जाएं तो आप कैसा हॉस्पिटल चूज करें डीएनबी करने के लिए। अगर आप 500 बेड से ऊपर का करते हैं या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हैं या तो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करते हैं, अगर वहां पर डीएनबी है तो आपकी डिग्री एमडीएमएस के टोटल बराबर हो जाएगी। मतलब कि जैसे उनको 1 साल की चाहिए वैसे हमको 1 साल की चाहिए, बात बराबर, खत्म, और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं चाहिए। अब ये सर्टिफाई कौन करेगा कि आपने 500 बेड से ऊपर से किए हैं? तो अब नेशनल बोर्ड के जब आप वेबसाइट में जाते हो, वहां पे हर हॉस्पिटल का एक क्राइटेरिया रहता है। आप उस हॉस्पिटल को खोलिए, देख लीजिए वो कितने बेड का हॉस्पिटल है, तभी आप ऑप्ट कीजिए। या तो जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो वहां पर ये पता कीजिए कि आप ये जो हॉस्पिटल है वो एक्चुअली कितने बेड का है। उचित होगा कि अगर आप 500 बेड से ऊपर के जब बसनेश्वर 500 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल होगा तो वो अच्छा भी होगा, वो मल्टी स्पेशलिटी भी होगा। ये बात है कि अगर आपको उसमें नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप सेकंड नंबर पे ऑप्ट कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि आपको मेडिकल कॉलेज से मिल जाए या वहां से मिल जाए। दूसरी बात होती है आपकी ब्रांच। कभी कभी आपको वो ब्रांच फेवर नहीं करती है जो आपको 500 बेड के ऊपर में मिल रही है, तो मैं तो कहूंगा ब्रांच बहुत मैटर करता है भैया, तो आपको उसमें पूरी अपनी लाइफ गुजारनी है। उसके लिए अगर आपको 1 साल का कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है, आप ब्रांच लीजिए। ब्रांच तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपको ब्रांच को देना है। अगर आपको किसी ऐसे आई के बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से करनी है जहां 100 बेड से नीचे, कोई नहीं, आप आगे, क्योंकि वहां निकलते ही वो इंस्टीट्यूट आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। या तो फिर आपको अगर मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो फिर आपको 3 साल की करनी पड़ेगी। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, इसमें कोई और डाउट नहीं है। कोई इसको लेकर के सवाल अक्सर आया करते हैं मन में कि अब कितने साल सीनियर। अब ये अभी भी ऐसा होता है कि हर मेडिकल कॉलेज को भी डीएनबी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। कभी वो वहां पे एनएमसी की टीम आती है, या तो अभी एनएमसी की टीम आने के बाद तो गड़बड़ी ज्यादा नहीं हुई, पर जब एमसीआई की टीम आती थी वो बोल देती थी भैया आप पहले 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी करो, जबकि ये रूल बहुत पहले आया था और आकर के खत्म भी हो गया, पर वो लोग उसको भी मानते हैं। तो इसके लिए जरूरी है जिन लोगों ने डीएनबी ऑप्ट किया या डीएनबी कर रहे हैं, डीएनबी होने के बाद आप इक्वलिटी सर्टिफिकेट जो है वो जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले जो है वो आप एनएमसी से ले लीजिए। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो फिर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहां एनएमसी की टीम आती है, तो आप केवल वो सर्टिफिकेट दिखा दिए, वो सर्टिफिकेट उन्होंने ही दिया है, वहां आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सीधा आपकी सीट अप्रूव या आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। पर अगर नहीं है तो फिर लाएंगे कि आपने 500 बेड से किया है कि नहीं, वो ऑथराइज है कि नहीं, दुनिया भर के सवाल आपसे पूछकर आपको परेशान हो सकते हैं आप। तो मैं तो ये सभी को कहूंगा जो डीएनबी करके निकल चुके हैं या तो फिर जो भी डीएनबी ऑप्ट किए, जैसे ही खत्म हो और आपने 1 साल की या रिक्वायर्ड सीनियर रेजिडेंसी कर ली है, तुरंत आप टीचर्स एलिजिबिलिटी का जो उनका परफॉर्मा है वो उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसको भरिए, उसमें लिखिए आपने एमबीबीएस डीएनबी कहां से किया है, एसआरसी कहां से किया है और जिस इंस्टीट्यूट से किया है वहां के डीन या प्रिंसिपल से उसको काउंटर साइन करा करके 5,000 समथिंग का उसमें ड्राफ्ट लगता है, वो ड्राफ्ट भेज दीजिए, तो आपको 2 से 3 हफ्ते में वो सर्टिफिकेट आ जाता है। वो सर्टिफिकेट एक बार आप आ जाने के बाद तो आपको आगे कोई इसमें परेशान नहीं करेगा। ये तो क्योंकि जो डाउट है डीएनबी जो डिप्लोमा में, ये एक डाउट, ये डी यहां पर बहुत बड़ा डाउट लेकर साथ में चलता है अपने, ये कि समय समय से चला आ रहा है, समय समय से चलता जाएगा।
प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है, आपकी डिग्री है रिकॉग्नाइज, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, आप फैकल्टी बनना चाहते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो आप इंस्टीट्यूट चुनने में आप वो ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और आप इंस्टीट्यूट में अच्छे से जाकर के अपनी डिग्री को परसू कीजिए। कभी भी कुछ इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम आती है, अगर प्रॉब्लम रहती है तो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को आप ईमेल भेज करके या लेटर के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहां पर कंप्लेंट जाने के बाद उस इंस्टीट्यूट को डिरिकॉग्नाइज कर दिया गया, उन बच्चों को दूसरी जगह लॉन्च कर दिया गया। ऐसी चीजें होती हैं, पर वो आगे की बातें हैं। आपने सीट चुन ली, आपने अच्छे से डीएनबी कर ली, अब ये पास करने के, देखिए डीएनबी का पासिंग जो रेट है वो अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। पहले ये और भी ज्यादा खराब था। पासिंग डिफिकल्ट इसलिए है, डीएनबी कहता है कि हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, हम सबको पास नहीं करते हैं। नहीं कि उनका ये नहीं जानबूझ के फेल करते हैं, पर एक्चुअली होता वही है। उनका एक पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया है, वो मेंटेन करके रखते हैं, उससे ज्यादा वो पास नहीं करते हैं। तो डीएनबी एंट्री आपकी आसान हो सकती है, पर एग्जिट थोड़ा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। मेरे जान के बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाकर आपको अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेंगे। पर वो देखिए, ऐसा मेरा मानना है कि एमडीएमएस में तो एक दो बार भी फेल होता आदमी, उसको पास कर दिया जाता है। बट डीएनबी पास कर दिया जाता है का वर्ड जो है आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। यहां पे जाता है वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप कैपेबिलिटी और आपकी लक थोड़ा फैक्टर है, जिस जो करके आप साथ में पास कर सकते हैं। पर आजकल ये क्योंकि बहुत सारे डीएनबी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि मेडिकल कॉलेज से फार 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 बेटर हैं। उनके पास रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, उनके टीचिंग सुपर्ब है, वहां से जो एक्सपीरियंस लेके निकलेंगे वो सुपर्ब है। उसके लिए अगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़े तो कोई उसमें बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करूं इस वीडियो से मैं कुछ बताने में सफल रहा हूं। अगर आप डीएनबी की सीट चुन रहे हैं तो आप उसको किस बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये एसआरसी का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है। ये लोगों को मन में हमेशा डाउट रहता है, और फिर गलती से कुछ चुन लेते हैं, बाद में बोलते हैं अरे हमको तो पता ही नहीं था। या तो मिसकंसेप्शन में मत जाइए आप, ठीक है। जो कॉलेज आपके दिमाग में चल रहा है उसके बारे में पहले से पता कर लीजिए। एक बार घुसने के बाद फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो उस लेवल पे मत जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो लोग भी डीएनबी ऑप्ट कर रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट, मैनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने एग्जाम ज्वाइंट एग्जाम आपने कंप्लीट किया है। और आप गुड लक, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे। और डीएनबी संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं लेकर के आता रहूंगा। इसके साथ ही निवेदन करूंगा अपने सभी बातें साथियों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। फिर लेके आऊंगा दूसरा वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।